हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज आपके लिए क्लास शुरू करने के पहले मैंने ये लाइनें लिखी हैं, तो अच्छे से पढ़ लो। क्या लिखा है? जब शुरुआत कर दी है तो अंत तक पहुंचेंगे ये ठान लो। जैसे ही आप कोई नई चीज शुरू करते हो तो कई बार आगे चलने पर, आगे बढ़ने पर डाउट्स आते हैं, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डाउट्स तो सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, कैसे ना तैसे सॉल्व हो ही जाते हैं, लेकिन हमें जहां तक पहुंचना है वो हमें पहले ही ठान लेना चाहिए कि भैया जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम तो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तो 12th की शुरुआत ही हुई है, अभी तो आपके ना तो कोई यूनिट टेस्ट, कुछ भी नहीं चल रहा है ना। आई थिंक अभी आपके समर वेकेशन चल रहे होंगे। समर वेकेशन गोल्डन पीरियड होता है बेटा, जहाँ पे आप कम से कम अपना बहुत सारा सिलेबस और बहुत सारे डाउट जो है पहले से ही बल्क में इकट्ठा करके रख सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप क्लासेस शुरू हो जाती हैं, है ना, तो टीचर्स के साथ आप उनको शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जितना पूछोगे उतना ही बताएंगे और जितना बताएंगे उतना समझ आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इजीली ऐप आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है। तो पिछले लेक्चर्स में भी ये मैं आपको बार बार बता रही हूं, क्योंकि अगर आपको वीडियो विदाउट ऐड देखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप से देखो, है ना। तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड करोगे, नंबर डालोगे, नंबर डाल के आपका क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट अगर आप नए यूजर हो तो ऑफकोर्स, है ना। उम्मीद कर रही हूँ कि जो नए बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो अभी जैसे ये चीज देख रहे हैं ना, देखते देखते साथ में आप वो प्रोसेस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है और उसको वेरीफाई करना होता है ओटीपी के साथ। ये पेजेस आपके आते जाएंगे, अभी फटाफट फोन निकाल लो। ठीक है, प्ले स्टोर से इजीली ऐप डाउनलोड कर लो, साथ साथ में करते चलो। फिर नेक्स्ट आपका ये ओटीपी से आप वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कोर्सेज खुल जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, 12th क्लास बोर्ड्स या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो आपको चुनना है क्लास 11th और 12th। इसके अलावा CUET बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे बैच अवेलेबल है। आप टॉपर्स बैच के हो तो इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे यहाँ पे आप देखो और बैचेस आपको देख रहे हैं। उदय शिखर कॉमर्स के लिए 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स, है ना, वहां भी CBSE बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो रही है। फिर प्रारंभ और टॉपर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये पेज आपको खुलेगा। यहाँ पे आपको पूरे साल की कोर्स फी दिख रही है जो कि एक्चुअली 0 है। ठीक है, जब आप ऐड टू कार्ट करते हो, जो भी कोर्स आपको देखना है ना, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको फ्री इजीली कूपन अप्लाई करना है जिसमें EAZILY लिखा हुआ है। ठीक है, फ्री इजीली कूपन अप्लाई करने के बाद आप एड फ्री वीडियोस देख सकते हो और एडेड एडवांटेजेस, आपको रेगुलर DPP मिलती है, 15 से 20 क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करते हो और ऐप में ही जाके डाउट पोस्टिंग करते हो। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको टेस्ट, डाउट्स, माय कोर्सेज, लाइव, ऐसे करके ऑप्शंस हैं, है ना। यहाँ पे डाउट्स जो है आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत के तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और भी एडेड एडवांटेज क्या है, जो भी क्लास हो रही है ना, तो इसके जो लेसन के लेक्चर्स हैं वो एनोटेटेड फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोडेड होते हैं। तो आप इस क्लास के नोट्स बनाना चाहते हैं, मान लो कि अभी आप वीडियो देख रहे हो और बिजी हो, कहीं पे फोन ईयरफोन्स लगा के देख रहे हो, नोट्स नहीं बना सकते, तो आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, तो बेटा यहाँ पे आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे। इसीलिए यूट्यूब के साथ साथ आपको ऐप भी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो बच्चों आज के फिजिक्स की लेक्चर की शुरुआत करें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड है। CBSE में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, एक डेरिवेशन पहले था, अब डिलीटेड है ना। तो CBSE के लिहाज से देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन नीट में इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक क्या है बेटा? कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी आपको है, क्योंकि चैप्टर 1 में भी मैंने ये डिस्कस करा था, चैप्टर 2 की शुरुआत में भी मैंने डिस्कस करा था। फिर से समझने के लिए कॉमन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं कि ये हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं। फिलहाल मैंने मान लिया कि ये क्या है, हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, एक का रेडियस मैंने R1 मान लिया और एक का रेडियस मैंने R2
2 मान लिया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इनमें अलग अलग कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड करेगी, तो दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है। मान लेते हैं दोनों पे चार्ज भी अलग अलग है, एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। अब मैंने अगर इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आफ्टर सम टाइम इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इनिशियली लेट अस से इनिशियली, ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 एंड V2 ये पोटेंशियल थे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल V एंड V। क्या चार्ज दोनों पे इक्वल होगा? नहीं, चार्ज इक्वल नहीं होगा। चार्ज बेसिकली इतना होगा कि चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो मान लेते हैं लेट, अगर V1 बड़ा था V2 से, है ना, अगर V1 बड़ा था V2 से, तो कुछ चार्ज यहां से यहां जाएगा, ठीक है। जब कुछ चार्ज यहां से यहां पे गया, तो चार्ज के जाने की वजह से एग्जैक्टली क्या होना है, पोटेंशियल को कॉमन हो जाना है। ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर से देखो, सुनो, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल दो कंडक्टर्स पे अगर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, ठीक है, समझना बात को। क्वेश्चन है कि दो कंडक्टर्स पे अलग अलग चार्ज है, उनको मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या चार्ज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होगा? इसका आंसर है वी कैन नॉट से। अगर दो कंडक्टर्स पे अलग अलग चार्ज है और मैंने उनको एक किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह? वी कैन नॉट से। लेकिन अगर मैंने आपको बोला होता कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? हाँ, तब होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा। ये आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना है। पर चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, मान लो फाइनली अगर मैं बोलूं, फाइनली अगर एक के ऊपर चार्ज Q1 डैश है और दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 डैश है, तो इनिशियल और फाइनल चार्ज में क्या रिलेशन होता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है, क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा चार्ज जो है कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल जो टोटल चार्ज है सिस्टम पे Q1 प्लस Q2 है, और फाइनल जो टोटल चार्ज है सिस्टम पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो कॉमन पोटेंशियल के बारे में अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट, भैया दो कंडक्टर को ज्वाइन करो, तो उनकी कोशिश क्या होती है? उनका कॉमन पोटेंशियल हो जाए। ये कोशिश कैसे होती है? चार्ज का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां को होता है? हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। उसके बाद क्या होता है? जो इनिशियल टोटल चार्ज है और जो फाइनल टोटल चार्ज है वो सेम होने चाहिए, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक काम करते हैं अपन, स्फेरिकल कंडक्टर इन जनरल अपन ने एक एग्जांपल लिया था, अपन कैपेसिटर्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से। एक कैपेसिटर है C1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, और एक कैपेसिटर है C2, ठीक है। कैपेसिटर C1 और C2, और आप देख सकते हो कि इनिशियली यहाँ पे चार्ज क्या है? Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है? Q2 है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करा? इनिशियली देखो Q1 Q2 चार्ज था, अब हमने इसको कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने की वजह से चार्ज थोड़ा सा रीअरेंज हो गया। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, यहाँ पे पोटेंशियल V1 था, यहाँ पे पोटेंशियल V2 था, ठीक है। कैपेसिटर्स का पोटेंशियल अलग अलग, चार्ज रीअरेंज हुआ, ठीक है। सच दैट मान लो अब यहाँ पे Q1 डैश आ गया, यहाँ पे Q2 डैश आ गया। तो अब ये जो गिवन डेटा है, इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो देखो, बिफोर कनेक्टिंग कैपेसिटर्स, जब हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो एक का कैपेसिटेंस C1 C2, अब हमने कनेक्ट कर भी दिया, तो क्या कैपेसिटेंस बदलने वाला है? कैपेसिटेंस C1 C2 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या हमने मीडियम चेंज करा? नहीं। क्या एरिया ऑफ प्लेट? नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कुछ भी चेंज नहीं करा, कोई फैक्टर चेंज नहीं करा। तो कैपेसिटेंस इनिशियली C1 C2 है, तो फाइनली भी क्या होगा? C1 C2 होगा, ठीक है। ओके, चार्ज Q1 Q2 था, चार्ज रीअरेंज हो सकता है, तो Q1 डैश और Q2 डैश हमने फाइनल चार्ज मान लिया, ठीक है। पोटेंशियल V1 V2 था,
चार्ज रीअरेंज होगा क्यों? पोटेंशियल को कॉमन करने के लिए। तो अब पोटेंशियल दोनों जगह क्या हो जाएगा? V एंड V, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो नोट कर लो। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जैसे ही क्लास शुरू होती है तो क्लास शुरू होने के साथ ही आपको अपनी किताब खोलनी है, ठीक है। और जैसे बचपन में वो डेट लिखते थे, वही पेज नंबर ना लिखो, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स आपको बनाने हैं। और साथ में एक पतली सी कोई नोटबुक बना के वहां पे अगर कोई नया फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है तो नया फॉर्मूला चार्ट बनाते जाओ, ताकि लास्ट में नहीं भटकोगे कि किसी के पास फॉर्मूले का कोई चार्ट है तो बता दो, इधर से उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने खुद के सारे नोट्स और खुद का फॉर्मूला चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब जो बातें हमने करी थी पिछले सेक्शन में उसको थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, चार्ज कंजर्वेशन मैंने आपसे कहा था कि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जा रहा है, पोटेंशियल को बराबर कर देगा। लेकिन एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है कि इनिशियली जो भी सिस्टम का टोटल चार्ज था और फाइनली जो भी सिस्टम का टोटल चार्ज है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन को समझने में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बता देना। आई सपोज नहीं होगी। इनिशियली कैपेसिटर्स के टोटल चार्ज को Q1 प्लस Q2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फाइनली Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिखा जा सकता है। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज कब था बेटा? चार्ज तब था जब पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स का कॉमन हो गया था, है ना। ये देखो, पोटेंशियल कॉमन हो गया था तब Q1 डैश और Q2 डैश था। अच्छा, हमको ये पता है, क्या पता है कि जो चार्ज है इन एनी केस C टाइम्स V होता है। तो यहाँ पे C1 टाइम्स V और यहाँ पे C2 टाइम्स V होगा। तो यहाँ पे हम Q1 डैश की जगह C1V और Q2 डैश की जगह C2V लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से V कॉमन ले लो बेटा, आ जाएगा, ये V कॉमन आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 जो है ये उधर डिवीजन में चला जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखा जा सकता है। ये आपके कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बन गया। Q1 को क्या लिख सकते हो? Q1 को क्या लिख सकते हो? C1 इंटू V1, Q2 को C2 इंटू V2। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। तो फाइनली अगर आप देखो तो जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अब CBSE में नहीं है, डेरिवेशन हटा दी गई है, लेकिन इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने को आ सकते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने की गुंजाइश है, इसीलिए फॉर्मूला चार्ट में इसको ऐड कर लो। अच्छा, लगे हाथ यहाँ पे Q1 डैश और Q2 डैश की जरा अपन वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो Q1 डैश बेटा कितना था? Q1 डैश अपन ने लिखा C1 इंटू V, है ना, C1 इंटू V। तो V की वैल्यू पुट कर दो, तो V की वैल्यू आप पुट कर सकते हो Q1 प्लस Q2, है ना, ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपॉन C1 प्लस C2। आपको कैपेसिटर्स के ऊपर इनिशियल चार्ज गिवन होगा, कैपेसिटेंस गिवन होगी, तो नया चार्ज अगर निकालने की बारी आती है कि रीअरेंज होकर चार्ज क्या हुआ, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हो। सिमिलरली Q2 डैश को क्या लिखोगे? C2 आ जाएगा ऊपर, नीचे C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। तो ये दो और फॉर्मूले जो हैं अपने फॉर्मूले बैंक में इसको भी ऐड कर लो, ये भी काम आएंगे आपके, ठीक है बच्चे पार्टी। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। सेल्फ प्रैक्टिस तो करनी होगी, चाहे डेरिवेशन एग्जाम में आए ना आए, है ना, अपने को तो करनी होती है, अपन तो स्टूडेंट है ना, ठीक है। ओके, अब ये जो डेरिवेशन है, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। नीट में वैसे ही कोई डेरिवेशन नहीं आनी, लेकिन डेरिवेशन का अपना खुद का एक रोल है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जब हमने वो दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन करा था तो क्या इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, उसको चेक करते हैं, ठीक है। देखना बेटा ध्यान से, सबसे पहले तो UI माइनस UF करके देखते हैं, ठीक है। इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इससे जो पिछला लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर दो कैपेसिटर्स
चाहे तो पैरेलल में कंबाइंड हो या सीरीज में, जैसे भी कंबाइंड हो, ठीक है। तो अपन एनर्जी को सिंपली अलजेब्रिक सम से ही लिखते थे, है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं U1 प्लस U2, चाहे वो सीरीज में, अगर मैं बात करूं US की या UP की, तो भैया लिखते क्या हो आप, U1 प्लस U2 ऐसे ही लिखते हो ना, U1 प्लस U2 करा था पिछले लेक्चर में, इसको सॉल्व करा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे UI की जगह पे क्या लिख सकते हो, C1 जो कैपेसिटेंस है उसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। माइनस अगर UF की बात करी तो फाइनल एनर्जी में दोनों का पोटेंशियल हो गया था कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये पूरा आपका UI हो गया और ये पूरा आपका UF हो गया, डिफरेंस कर लिया, ठीक है। हाफ दोनों इक्वेशन में से कॉमन आ रही है ना, इधर भी हाफ है और इधर भी हाफ है, तो इसको अपन ने कॉमन ले लिया। हाफ कॉमन ले लिया, क्या बचा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ क्या बच रहा है C1 V स्क्वायर और C2 V स्क्वायर, करेक्ट है ना। अच्छा, तो V कितना था अपना, V का फॉर्मूला क्या था बेटा, तो V का फॉर्मूला था Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, जहां पे Q1 को क्या लिख सकते हो आप, C1 V1 और Q2 को क्या लिख सकते हो, C2 V2। तो यहाँ पे जो V है उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पावर है 1 और ये जो पावर है 2, तो एक C1 प्लस C2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स C1 V1 C2 V2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो C1 C2 इकट्ठा लिख दिया, V1 V2 इकट्ठा लिख दिया, नीचे एक C1 प्लस C2 बच गया, ठीक है। ओके, अब क्या करा, एक बार C1 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो C1 इंटू C1 क्या बनेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपको C2 और C2 V2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर C1 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म में तो C1 C2 V2 स्क्वायर, ऐसे ही जब C2 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है, तो C1 C2 V1 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ पे आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर कट आपको दिख रहा है कि C1 V1 स्क्वायर प्लस का और C1 V1 स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ठीक है। C2 V2 स्क्वायर प्लस का C2 V2 स्क्वायर माइनस का कैंसिल, बेसिक डेरिवेशन है, अभी आप साथ साथ में इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अब देखना बेटा, यहाँ पे C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 और ये C1 इंटू C2, इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो ये C1 इंटू C2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है दोनों, माइनस 2 V1 V2, बेसिकली V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स V1 V2, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना बेटा, लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, तो उसको हमने लिख दिया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, नीचे था C1 प्लस C2। अब सबसे पहली बात देखो, अगर मैं बात करूं V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V1 माइनस V2, है ना, इनमें से कोई भी एक बड़ा है कोई भी एक छोटा होता, तो मान लो अगर V1 बड़ा होता V2 से, ठीक है, तो पॉजिटिव होता, है ना, मतलब इसमें माइनस प्लस साइन कुछ भी हो सकता था, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा, डिफरेंस जो है V1 माइनस V2 का हो सकता, लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमको एक बात पता है कि V1 माइनस V2 का जो होल स्क्वायर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड जाहिर सी बात है इसमें अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैपेसिटेंस की अगर बात करी जाए नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की अगर बात करी जाए तो ये भी पॉजिटिव है, सो एंटायर ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ये जो डेल्टा U है आपका, डेल्टा U ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ये खुद में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये एक VVIP रिलेशन है, याद होनी चाहिए सारे फॉर्मूले, खासतौर पे नीट के बच्चों आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, आप वहां पे बैठ के आप डेरिवेशन तो करोगे नहीं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ग्रेटर देन 0, लेकिन रुको, इसका मतलब ये हुआ कि UI माइनस UF ग्रेटर देन 0,
करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ui इज ग्रेटर देन uf। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से बड़ी थी, दोनों एनर्जी बराबर नहीं है, यानी एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा u है ये डेल्टा h के बराबर होता है। ये जो डेल्टा h है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब नई बात पता चली कि अगर हम दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है, तो पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है दोनों के ऊपर। चार्ज सेम हो जरूरी नहीं, और एनर्जी का लॉस होता है बेटा। ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये भी आपको याद रखना है कि हमने कैपेसिटर्स को किस तरीके से कनेक्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इस तरीके से कनेक्ट किया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, याद रहे, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के साथ कनेक्ट हो, और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के साथ कनेक्ट हो। इसमें एक स्पेशल केस भी आता है। ठीक है, वो स्पेशल केस मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि उसको आप खुद सॉल्व करके उसके रिजल्ट्स ऑब्टेन करो, जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट्स ऑब्टेन करे। ठीक है, फॉर द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स आफ्टर दे आर कनेक्टेड, है ना, ऐसे ही आपको ऑब्टेन करना है चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स आफ्टर दे आर कनेक्टेड सच दैट द प्लेट्स वर ऑपोजिटली चार्ज्ड। प्लेट्स के ऊपर अगर ऑपोजिट चार्ज होता और आप उसको कनेक्ट कर रहे होते तो फिर जो चार्ज अब डेवलप होता आफ्टर कनेक्टिंग कितना होता वो आपको फाइंड आउट करना है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल जो है आपको कॉमन लेकर चलना है, कॉमन पोटेंशियल लेकर चलना है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके अलावा चलो मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे V1 माइनस V2 ले रहे हो, ठीक है, तो जहां भी आपको V2 मिलेगा उसको नेगेटिव कर देना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही बात करूं कि अगर ऑपोजिटली चार्ज होती प्लेट, है ना, तो V1 माइनस, अब ये V2 को अपन माइनस लिख देते, ये हो जाता। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये हो जाता, तो यहाँ पे क्या बनता? V1 प्लस V2 बन जाता। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस लेते तो V1 प्लस V2 बन जाता, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है, स्फेरिकल कंडक्टर्स of radius R1 and R2 and capacitances C1 and C2 respectively are connected by a conducting wire. Obtain expression for the final charges on the conductors in terms of their radii. तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। बेसिकली आपको क्या करना है, ये लो हमने दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए, ठीक है, और इनको हमने एक किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका रेडियस मैंने R1 मान लिया, इसका रेडियस मैंने R2 मान लिया। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1 को अपन लिख सकते हैं कैसे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। C2 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, इनिशियल चार्ज जो है, इनिशियल चार्ज अपन ने Q1 और Q2 माना, जो फाइनल चार्ज है वो अपन ने Q1 डैश और Q2 डैश मान लिया। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है कि Q1 डैश को कैसे लिखा जा सकता है? C1 अपॉन C1 प्लस C2, करेक्ट। और यहाँ पे अपन लिखते हैं Q1 प्लस Q2, है ना, ये पढ़ा था फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले। देखो सीधे फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखना यहाँ पे C1 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाना है, कैंसिल हो जाना है, तो क्या मिलेगा? R1 प्लस R2। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। उसको रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था। बोला था जो भी फाइनल चार्ज होगा इन कंडक्टर्स के ऊपर उसको रेडियाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो ये देखो Q1 डैश आ गया आपका रेडियाई के टर्म्स में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं Q2 डैश को रेडियाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ ऊपर R1 आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। सिंपल है बेटा। तो आई होप
होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो आपको इतना तो पता ही है कि निरंतर प्रैक्टिस, प्रयास करोगे तभी आस लगा पाओगे और कुछ मिल पाएगा, है ना। कुछ क्या, बहुत कुछ मिल जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करो, दिल से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे बच्चा पार्टी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद इजीली।